बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। डियर स्टूडेंट, होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और आज हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसका सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वक्त नमाज फजर का टाइम है। मैंने नमाज पढ़ी है और लेक्चर से पहले मेरे जहन में आया है कि मैं आपको भी ये बात कहूँ, और ये मेरे पे फ़र्ज़ है आपको कहना, कि नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का भी यही हुक्म है कि आप हर सूरत में आपको नमाज पढ़नी है। खड़े होके बैठनी है, बैठ के पढ़नी है, लेट के पढ़नी है, ठीक है। और आपको पता है कि हज़रत इमाम हुसैन ने तो जंग के दौरान में नमाज को जो था वो नहीं छोड़ा था, तो फिर हम लोग कैसे भूल गए। तो खुदा के लिए यकीन जानिए, जो नमाज की पाबंदी नहीं ना कर सकता, वो ना एक स्टडी के तहत जो है ना, एक प्लान के तहत स्टडी भी नहीं कर सकता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ नमाज को स्टार्ट करें। और आप देखिएगा, अगर आप नमाज पढ़ेंगे ना, यकीन जानिए इसके इतने फ़ायदे हैं आप सोच नहीं सकते। आप फिज़िकली फिट रहते हैं, और एक अजीब किस्म का आपको सुकून मिलता है, और आपको एक अजीब किस्म की मोटिवेशन और स्पिरिट मिलती है, ठीक है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो नमाज की पाबंदी करें, और उसके साथ साथ आप जहाँ तक हो सके आप जो है वो कुरान पाक भी जो है उसकी भी स्टडी करें। थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं। डियर एस्पिरेंट, रजिस्ट्रेशन एक्ट स्टार्ट करने से पहले एक और जो बात आपको कहना ज़रूरी है वो ये है कि देखें, आपके सामने लिखा आ रहा है कि दूसरों से इल्म शेयर करना सदका जारिया है। सदका जारिया से क्या मुराद है कि आप एक को बताएंगे, वो आगे 10 को बताएंगे, तो उसका अजर आपको मिलेगा। एक्चुअली इशू ये है कि यूट्यूब के ऊपर हार्डली कोई 1000-1500 बंदा होगा, और जो डेली डिस्कशन हम लोग करते हैं, वहाँ पे भी इतने ही लोग हैं जो कि एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं, गाइडलाइन दी जा चुकी है किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से बेर एक्ट पढ़ना है, किस तरह से प्रोपोजिशन को सॉल्व करना है, किस तरह से कोर्ट ऑर्डर लिखना है, किस तरह से सेक्शंस को जो है वो याद करना है। यानी वो जो बेसिक गाइडलाइन जिसकी बुनियाद पे आपने तैयारी करनी है, ना सिर्फ वो, उसके बाद हमने जो सब्जेक्ट है लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर आपके लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। जहाँ ज़ेर साहब ने सीआरपीसी जो है वो बेशक सेक्शन बाय सेक्शन नहीं पढ़ाई, लेकिन बेहतरीन तरीके से उन्होंने तैयारी करवाई है, और अब वो सेक्शन बाय सेक्शन स्टार्ट करवाना जा रहे हैं। हम फैमिली लॉ, स्पेसिफिकली फैक्ट प्रियम्पशन, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, हम ऑलमोस्ट जो है वो सिलेबस को जो है वो कवर कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ दी थिंग जो है वो गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ी हैं, कुछ यूट्यूब पे लेक्चर्स की सूरत में भी मौजूद हैं। लेकिन अब अगर कोई मुझे शख्स कहता है कि सर जी मुझे तो इल्म ही नहीं है कि आप एज ए जज गाइड करते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और मैं समझता हूँ कि उसमें ना थोड़ा सा रोल आप लोगों का भी है, क्योंकि जिस पैशन और जिस स्पिरिट के साथ आपको वो चीज़ें आगे शेयर करना चाहिए, आप नहीं करते, सॉरी टू से। आप उसको इजी लेते हैं, आप समझते हैं शायद ये रूटीन की बात है जो सर हमें कह रही, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आप उसको शेयर करेंगे, वो दूसरे तक पहुंचेगी, ठीक है, आपको अजर मिलेगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला के रूबरू आपकी बदनीति साबित हो गई कि आप कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के आपने वहाँ पे आपने हेजिटेशन शो की, ठीक है, और आपने उस इल्म को सिर्फ अपने तक महदूद किया, तो यकीन जानिए दुनिया में भी नुकसान होगा और आखिरत में भी होगा। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि ये लेक्चर है, कोई भी लेक्चर है, उसको एक प्रॉपर पोस्ट के साथ जो है उसको आप पूरे जितने भी आप
36-37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, आपके आपकी फेसबुक पेजेस होंगे लॉयर्स के, ठीक है, वहाँ पे आप उसको शेयर करें ताकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट की हद तक तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें। वंस किसी तक इंफॉर्मेशन पहुँच जाए, उसके बाद अगर वो फिर भी उसको ईजी लेता है तो फिर उसकी अपनी जो है वो मर्जी है। तो मैं हर दफ़ा आप लोगों को कहता हूँ, आज भी आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है वो ईजी ना लें। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट। फर्स्ट लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और वो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है इस वजह से कि उसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट की एक स्कीम बताई। ना सिर्फ मैंने आपको उसकी एक स्कीम बताई, उस स्कीम में मैंने जो है वो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जो है वो रिलेट किया, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जो है वो मैंने रिलेट किया, बल्कि मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है वो आपको एक मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझाने के लिए एक रजिस्टर्ड सेल डीड आपके सामने रखी और फिर मैंने उसके स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो चीज़ें उसकी समझाई कि ये देखें किस तरह से ये जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है, ताकि आपका प्रैक्टिकली एक ज़हन बने कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो किस तरह से अप्लाई होता है। ठीक है, तो वो अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले उस लेक्चर को देखें, उसको मुकम्मल करें और उसके बाद आप लोग जो है वो सेकंड लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करें। और हमेशा जब भी आप एक लेक्चर को सुनते हैं तो सुनने के बाद जो है आप प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि बेशक आप एज पर स्टडी प्लान स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपने इसको पढ़ लिया है। ना सिर्फ आप कमेंट किया करें बल्कि जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगे उस लेक्चर की उसको शेयर भी किया करें। अगर आप उसको हाईलाइट करेंगे तो वो मेरे भी जहन में होगा कि ये जो पॉइंट है नेक्स्ट टाइम मैंने इसका भी जो है वो ध्यान रखना है। अगर कहीं पे आपके जहन में कुछ सुजेशन आती है, फ़र्ज़ करें मुझे किसी ने कहा कि सर वाज़ेह नज़र नहीं ना आता जब आप वो बेर एक्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं, तो मुझे ज़हन में आया कि नेक्स्ट टाइम मैंने वो बेर एक्ट जो है वो बढ़ा करके आप लोगों को जो है ना फ़ॉन्ट बढ़ा करके स्क्रीन पे दिखाना है ताकि अगर कोई मोबाइल पे भी पढ़ रहा है तो उसके लिए आसानी हो। तो इस तरह से अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो आप प्लीज़ वो भी शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अब हम जो है वो उसको जो है वो सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे। बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने साथ के साथ अपना जो है वो बेर एक्ट बनाना है और अपना इंडेक्स बनाना है, आपने भी उसी तरह चैप्टर और वो सारा कुछ लिखना है। इसलिए लिखना है ताकि वो जो है आपको जो है वो इंडेक्स जो है वो याद होता चला जाए एक स्कीम के तहत, तो इस तरह से आपको वो सेक्शन भी जो है वो याद रह जाएंगे। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो 16 है ये 1908 में जो एक्ट्स पास हुए थे तो उसमें से ये जो एक्ट था इसका नंबर 16वां था। ठीक है, और सम टाइम जो है शॉर्टकट के तौर पे जो है वो पूरा एक्ट नहीं बोला जाता बल्कि सिंपल बोल दिया जाता है कि एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908। तो उसका मतलब ये है कि आप अब वो इंडेक्स देखिए 1908 में जाके कि 16 नंबर पे कौन सा एक्ट जो था वो पास हुआ था और एनेक्टमेंट की डेट है 18 दिसंबर 1908। An act to consolidate the enactment relating to registration of the document, whereas it is expedient to consolidate the enactment relating to registration of the document, it is hereby enacted as follow। ठीक है, ये इसकी प्रेम्बल है। और लास्ट टाइम हमने ये चीज़ बड़ी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये डिस्कस की थी कि किसी भी बेर एक्ट का को लर्न करने का ये भी एक आर्ट है कि एवरी टाइम उसका जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है वो हमारे माइंड में हो। मसलन हमने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इसका मकसद ये है कि पार्टीज के जो है राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको सिक्योर किए जाए ताकि कल को कोई
कोई कोई उससे मुकर ना सके, और अगर मुकर जाए तो उस सूरत में एक आपके फेवर में एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मौजूद हो जिसको स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ है, और उसके लिए फिर एक्सेप्शनल किस्म का एविडेंस चाहिए हो उसको रिबट करने के लिए। तो ये वो रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो था वो पर्पस था। टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि फिजिकल पर्पस भी इसका हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फी भी पे होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन मोस्टली इसका जो फ़ायदा है रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो है वो यही है कि पार्टीज़ के जो राइट्स हैं उसको सिक्योर करना, और उसको फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से इस तरह से बचाना कि कोई पैसे लेके तो बाद में ये मुकर ही ना जाए जी कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो नहीं दी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे पार्ट 1 है और प्रीलिमिनरी है और शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इट एक्सटेंड मैं आई होप कि आपके साथ पास भी अपना पेर एक्ट है, और इसके अलावा आपके पास कापी पेंसिल भी है कि जो बातें मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, जुबान से बोल रहा हूँ, आप उनको अपने नोट्सों की शक्ल में जो है वो नोट कर रहे हैं। ठीक है, it extends to the whole of Pakistan except such districts or tracts of country as the provincial government may exclude from its operation। ठीक है, वो कहता है ये जो एक्ट है पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा, मास वाय वो ज़िले या वो वो मखसूस इलाके। ट्रैक्ट्स का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। ठीक है, वो ऑफ कंट्री जो जिनके बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह दे कि एक्सक्लूड फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, कि वो ये कह दे कि भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता। मसलन बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किए हुए हैं कि ये जो प्रीवियसली ट्राइबल एरियाज थे वहाँ पे वो लॉज जो थे वो अप्लाई नहीं होते थे। ठीक है, ड्यू टू देयर कस्टम्स एटसेट्रा। तो दिस इज द रीज़न कि जहाँ पे वैसे जनरल रूल ये है कि पूरे पाकिस्तान में ये रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा, और एक्सेप्शन ये है जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कह दे कि इस इलाके को हम जो है वो इससे एग्जेम्प्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1908। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक बात सुनिए। अब ये देखें इस एक्ट की डेट ऑफ एनेक्टमेंट क्या थी, 18 दिसंबर 1908 को ये बन गया, लेकिन इसकी जो इन्फोर्समेंट हुई वो कौन सी डेट को हुई, वो 1 जनवरी 1909 को हुई। यानी ये जो एक क्लाज होता है इन्फोर्समेंट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि किस डेट से ये जो है वो बेर एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। अब आप मेरी एक बात सुने कि सीपीसी के सेकंड पोर्शन में भी अमेंडमेंट्स आई हैं और आर्डर पोर्शन में भी अमेंडमेंट्स आई हैं। सेक्शन पोर्शन में अमेंडमेंट्स करनी होती हैं किसने, पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट ने 2018 में भी अमेंडमेंट किए हैं, 2020 में भी अमेंडमेंट्स किए हैं। ठीक है, और जो सेक्शन ऑर्डर पोर्शन है उसमें अमेंडमेंट्स करनी होती हैं हाई कोर्ट ने। अच्छा, जो सेक्शन पोर्शन है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके अंदर ये लिख दिया गया है कि दीज अमेंडमेंट विल कम इनटू फोर्स एट वंस। ठीक है, इसका मतलब है वो इम्प्लीमेंट है। अब एक जज अदालत में बैठेगा तो वो उन अमेंडमेंट्स का उन पे अमल करने का पाबंद है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो ऑर्डर पोर्शन है उसकी अमेंडमेंट्स जो है वो हाई कोर्ट की वो जो कमेटी है उसने अप्रूव कर दी, वो अमेंडमेंट्स भी होगी। लेकिन उन अमेंडमेंट्स में ये बात लिखी हुई है कि जो ऑर्डर पोर्शन की जो अमेंडमेंट्स हैं वो इन्फोर्स होंगी जब हाई कोर्ट नोटिफिकेशन करेगी। तो आज तक हाई कोर्ट ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब मैं एज ए जज कोर्ट बैठूंगा या जब आप एज ए लॉयर कोर्ट में पेश होंगे तो आप कोर्ट को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आप ये लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है
लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें। क्यों? क्योंकि वो इन्फोर्समेंट नहीं हुई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वो अमेंडमेंट्स तैयार करनी है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि अभी उनकी इन्फोर्समेंट का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हुआ। अच्छा, ये आज की डेट पे मैं कह रहा हूँ कि वो इन्फोर्समेंट नहीं हुई। पता नहीं ये लेक्चर आप कब मेरा सुन रहे हैं, तो जब आप मेरा ये लेक्चर सुने तो उस वक्त पता कर लीजिएगा कि आया वो इन्फोर्समेंट का ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ, नोटिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन 2, डेफिनेशन। डेफिनेशन जो होती हैं उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डेफिनेशंस होती हैं उनका मकसद बेसिकली क्या होता है कि भाई ये जो डेफिनेशंस बताई जा रही हैं ये वर्ड्स आगे किसी न किसी सेक्शन में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो आपने इस डेफिनेशन को सेक्शन के साथ मिला के पढ़ना है। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको उन डेफिनेशन का एटलीस्ट नाम याद हो कि एडिशन की डेफिनेशन है, बुक की डेफिनेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन है, डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन है, ताकि जब आगे कहीं पे वो वर्ड आए तो फौरन आपके जहन में ये बात हो कि इसको तो डेफिनेशन से रिलेट करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एक सेक्शन को एक डेफिनेशन के साथ मिला के पढ़ते हैं तो आपके बड़े कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं। और मैंने आपको एक टिप भी बताया था स्मार्ट स्टडी का, अगर आपने देखना हो ना कि फ़र्ज़ करें ये पहली डेफिनेशन क्या है, एडिशन, और आपने देखना है कि ये डेफिनेशन आगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है, कौन कौन सी जगहों पे इस्तेमाल हुई है, तो आप जो है वो तो आप कंट्रोल F करें, फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें लिखें एडिशन। तो ये देखिए वो ऊपर बता रहा है कि 12 टाइम एडिशन का जो है वो जिक्र आया है। सबसे पहले सेक्शन 7 में आया है। अब इसको आगे जाएं, सेक्शन 7 के बाद ये कोई सेक्शन है जी, इसमें जिक्र आया है। उसके बाद सेक्शन 55 में जिक्र है, उसके बाद सेक्शन 55 में फिर जिक्र है। ठीक है, सेक्शन 58 में भी उसका जिक्र है, और उसके बाद जो है वो फिर वो यानी उसने आपको वो बता दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक डेफिनेशन का इस्तेमाल कहाँ पे है, तो आप इस तरह फाइंड का सर्च का ऑप्शन लगा सकते हैं, और अगर वो डेफिनेशन सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल हुई है तो बेशक उसी वक्त ही उस डेफिनेशन को सेक्शन के साथ मिला लें, तो आपकी बड़े हद तक जो है वो डेफिनेशन जो है उस पर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एडिशन। Addition means the place of residence and the profession, trade, rank, and title, if any, of a person described, and his father name, or where he is usually described as the son of his mother, then his mother name। बहुत ईजी है। वो कहता है भाई कि एडिशन से मुराद जो है ना वो किसी से मुराद है कि रेजिडेंस, प्रोफेशन, ट्रेड, ठीक है, पेशा, ठीक है, या कारोबार, रैंक, ओहदा, टाइटल, इफ एनी ऑफ ए पर्सन डिस्क्राइब्ड, एंड हिज फादर नेम, or where he is usually described as the son of his mother, then his mother name। और अगर वो अपनी माँ के नाम से जाना जाता है तो फिर उसके नाम। तो इस सारे को मिला के क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा एडिशन। तो अब अगर किसी सेक्शन में जो है वो वर्ड एडिशन इस्तेमाल हुआ होगा तो हमारे ज़हन में होना चाहिए कि उस एडिशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, अब हम इसको अच्छा, इस डेफिनेशन में ना एक जो चीज़ है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रूरी है, वो है रैंक एंड टाइटल इफ एनी ऑफ ए पर्सन डिस्क्राइब। अब टाइटल से क्या मुराद है, तो मैं साथ के साथ जो है इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट कि ये देखिए प्रीलिमिनरी था, पहले हमने इंडेक्स बनाया था,
उसके बाद प्रीलिमिनरी में हमने देखा सेक्शन 1 और 2 आते हैं, और ये बेसिकली मैंने चैप्टर 1 लिख दिया, ये लिखना था पार्ट 1 प्रीलिमिनरी। उसमें सेक्शन 1 हमने देखा शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 में डेफिनेशन, उसमें डेफिनेशन एडिशन की, और इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइटल ऑफ पर्सन से क्या मुराद है। जो हम लगाते नहीं नाम के साथ मिस्टर, मिसिज, मैडम, डॉक्टर, लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं ना, या लेडी, या कोई कहता है सेठ, कोई कहता है चौधरी, कोई कहता है मलक, तो इसको कहते हैं टाइटल, इसको कहते हैं टाइटल। तो अब आप जब इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो इसमें अब आप जब देखेंगे प्लेस ऑफ रेजिडेंट, प्रोफेशन, ट्रेडमार्क एंड टाइटल ऑफ ए पर्सन डिस्क्राइब एंड फादर नेम, तो अब आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। किसकी डेफिनेशन में? एडिशन की डेफिनेशन में। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं, कोर्ट प्रोसीडिंग में भी और कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में ये एडिशन का बड़ा इस्तेमाल है। मसलन हमने वो रजिस्टर सेल डीड जो देखी थी उसी में आ जाए आप लोग, ये देखें, ये देखें, मोहम्मद इमरान वल्द नूर मोहम्मद कौम कंबोज साकन कोटरा दा किशन, तो ये भाई ये क्या है? ये एडिशन ही तो है। नेम, रेजिडेंस, उसकी कॉस्ट और वो सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ है रजिस्ट्री के ऊपर। और अगर आप इस रजिस्ट्री को देखें तो मनके आमर रशीद वल्द ये, साकन ये, कौम ये, मोहल्ला ये, तो इस सब को क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं। तो होप कि अब आपको कभी भी जो है वो एडिशन की जो डेफिनेशन है वो नहीं भूलेगी, ठीक है। मे बी लेंथी हो जाए, मे बी जो है वो हमें टाइम लगे, लेकिन मेरा इशू ये है कि जब तक मेरी तसल्ली नहीं ना होती, मैं एक चीज़ को जो है जब तक वो सब एंगल से ना करवा लूँ तो फिर मेरी तसल्ली नहीं होती, फिर मैं उसको जो है वो उस वक्त तक कंटिन्यू रखता हूँ जब तक मैं समझता नहीं हूँ कि मैंने अब जो अपनी तरफ से थे वो पूरी एफर्ट्स कर दी उसको समझाने में। और सच्ची बात ये है कि अगर उसको कंसेप्चुअली उसको समझ लिया जाए ना तो कभी भूलता ही नहीं है। अब एडिशन की डेफिनेशन आपको कभी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही उसमें मोटी मोटी चीज़ें जो है वो याद रह जाएंगी। उसके बाद जी डेफिनेशन है बुक की। Book includes a portion of book and also any number of sheets connected together with a view of forming a book or portion of a book। ठीक है, वो कहता है कि बुक से मुराद ये नहीं है कि पूरी एक जिल्द की हो और वो उसको बुक कहेंगे, नहीं नहीं, वो कह रहा है किसी किताब का हिस्सा भी अगर है तो उसको भी बुक की डेफिनेशन में शामिल कीजिएगा। और इवन अगर उसके साथ अजाफी पेज लगाए गए हैं किसी बुक के साथ, ठीक है, लगाए जा सकती है ना, अगर बुक ख़त्म हो गई किसी वजह से, तो वो कह रहा है आप उसको भी बुक की डेफिनेशन में जो है वो शामिल कीजिएगा। एक्चुअली हम लोग जो हैं वो आगे जाके ये बुक्स पढ़ेंगे जहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन की जो है वो एंट्रीज होनी है। मतलब बुक नंबर 1 में जो रजिस्ट्रेशन होने जा रही है इसको उर्दू में कहते हैं बई, बई नंबर ना, ठीक है। अच्छा, बुक जो है वो किताब जो है, ठीक है। अच्छा, जो बुक नंबर 2 होती है उसमें वो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का जिक्र होता है जहाँ पे रजिस्ट्रार कहता है मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। जो बुक नंबर 3 होती है वो विल वगैरह के बारे में होती है, बई नंबर 3। और बई नंबर 4 जो है वो मुतफरक किस्म की होती है। तो ये सारी बुकें हमने जो है वो करनी है। अगर मैं आपको वो जो रजिस्ट्री है उसके दिखाऊं एंड पे, वो जो हमने एक स्टैंप देखी थी तो ये क्या लिखा है? दस्तावेज नंबर, ठीक है, और बई नंबर। ये बई वही है बुक नंबर 1, इसका मतलब है कि ये रजिस्टर्ड हुई वो रजिस्ट्रेशन। तो ये बुक का ये रेफरेंस का एक का ये भी मतलब है कि अगर किसी ने रजिस्ट्री ढूंढनी है और उसके पास ये वाली इंफॉर्मेशन है तो उसको बुक 2, 3, 4 में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला बुक नंबर 1 पे आए और उसके बाद वहाँ से जो है वो शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? बुक की डेफिनेशन है। अब हम आगे चलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 or under any law for the time being in force relating to registration of cooperative society act।
ठीक है। अच्छा, ये 1908 में बना और इसका जिक्र हो रहा है 1912 का, जबकि अब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 जो है वो यानी वो आजकल पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल है। ठीक है। बहरहाल समटाइम ना चीज़ें इतनी अहम नहीं होती, लेकिन चूंकि हम थारोली पढ़ रहे होते हैं तो उनको देखना पड़ता है, बस इसको एक दफ़ा आपने पढ़ना ही है। District and sub-district respectively mean a district and sub-district form under this act। बड़ा सिंपल है। ठीक है। इस एक्ट के तहत जिसको डिस्ट्रिक्ट कह दिया जाए या सब डिस्ट्रिक्ट कह दिया जाए, इसकी रीज़न क्या है आगे चल के हम देखेंगे कि जो एक रजिस्ट्रार है उसकी जुरिडिक्शन पूरा डिस्ट्रिक्ट है, और एक सब रजिस्ट्रार जो है उसकी जुरिडिक्शन वो सब डिस्ट्रिक्ट या वो तहसील है। ठीक है। District code includes the high court in the ordinary original civil jurisdiction। देखिए अब उसकी मर्जी है ना एक्ट बनाने वाले की, वो कहता है जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जिक्र आएगा ना, आप उसकी डेफिनेशन यूं करेंगे इस एक्ट की हद तक कि उसमें हाई कोर्ट भी शामिल है, जब वो हाई कोर्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है। और एक होती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और एक होती है एपलेट जुरिडिक्शन, एक होती है वीनल जुरिडिक्शन, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, जो कि एक्सेप्शनल केसेस में जो कि हाई कोर्ट रिट 199 के तहत जो है वो एक्सरसाइज करता है। तो अगर कहीं पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब मैं वो लगाऊं कंट्रोल एफ और लिखूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जी सेक्शन 10 में इसका जिक्र आया है। तो अब द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे जो आया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल जुरिडिक्शन में उस केस को देख रहा है, तो वो भी इस सेक्शन 10 की पावर को जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलें। अब आगे डेफिनेशन है इंडोर्समेंट की। इंडोर्समेंट एंड इंडोर्स्ड, ठीक है, इंक्लूड एंड अप्लाई टू एनी एंट्री इन राइटिंग बाय अ रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑन ए राइडर or covering slip to any document tendered for registration under this act। ठीक है। अच्छा, इंडोर्समेंट क्या होती है, ज़रा मैं आपको ना वो क्या कहते हैं पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा के लाता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं जो है वो आपको जो है वो समझाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये जो वो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ने वो किया था कि आज मेरे ये रूबरू पेश हुई, इतनी फीस हुई, नीचे उसने साइन किए, तो ये क्या है, ये एक इंडोर्समेंट है भाई। ठीक है। जहाँ पे वो चीज़ों को एडमिट कर लें और साइन कर दें, मसलन दस्तावेजा बार बगैर रजिस्ट्री व रूबरू रजिस्ट्रार कोर्ट आज मोरखा इतने बवक़्त इतने पेश हुई, ये क्या है भाई, नीचे जज के साइन है, इसको क्या कहेंगे, इंडोर्समेंट। अच्छा जी, उसने इतने पैसे ले लिए, उनका बयान लिखा, नीचे साइन कर दिया, इसको क्या कहेंगे, इंडोर्समेंट। इन गुहान ने क्या किया है, इन्होंने अपने साइन अंगूठे इंडोर्स किए हैं इसके ऊपर, तो इंडोर्समेंट की समझ आ गई। जहाँ पे वो एक जहाँ पे वो एक नोट लिख के नीचे साइन करता है, उसको क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट कहते हैं। अब आप वापस आएँ, अब आप उस डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको समझ आएगी। इंडोर्समेंट एंड इंडोर्स इंक्लूड एंड अप्लाई टू एनी एंट्री इन राइटिंग बाय अ रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑन राइडर और कवरिंग स्लिप टू एनी डॉक्यूमेंट टेंडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है। अच्छा, राइडर का क्या मतलब होता है, अच्छा अब ना ये राइडर और कवरिंग स्लिप से क्या मुराद है। ठीक है। कवरिंग स्लिप से मुराद है ना कि वो जो चिट सी एक ऊपर लगा दी जाती है और उसके ऊपर जो है वो कर दिए जाते हैं, चिट लगा दी जाए, ऊपर स्टेपल कर दिया जाता है। तो इंडोर्समेंट एंड इंडोर्स इंक्लूड का मतलब क्या है, एक इंडोर्स की वो डेफिनेशन है जो मैंने आपको यानी जो डिक्शनरी की होगी, और उसमें क्या चीज शामिल होगी, एंड अप्लाई टू एनी एंट्री इन राइटिंग बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑन ए राइडर आर कवरिंग स्लिप, ऑन ए राइडर आर कवरिंग स्लिप। तो कवरिंग स्लिप तो वो होगी वो जो डॉक्यूमेंट के साथ एक चिट सी लगा देते हैं। राइडर क्या चीज है, ठीक है, टेंडर फॉर रजिस्ट्रेशन, ये देखें जरा आइएगा, ये है एंडोर्समेंट,
A rider is an attachment, schedule, amended, or other writing that is annexed, added to a document in order to modify it. The changes may be small or large, but in either case, the primary purpose of the rider is to avoid rewriting or redrafting document entirely. वो ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट के साथ एक एक्स्ट्रा पेज लगा दिया गया है और उसका उस एक्स्ट्रा पेज लगा दिया गया है इस मकसद के लिए कि उस डॉक्यूमेंट में चेंजिंग ना करनी पड़े, तो उसको कहेंगे राइटर ऑफ द फाइल। तो अगर एक फ़र्ज़ करें रजिस्ट्री के साथ एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लिख के और उसके ऊपर कुछ लिख के साइन अंगूठे कर दिए गए हैं, तो वो भी इंडोर्समेंट की डेफिनेशन में जो है वो आएगा। तो अब होप कि आपको ये इंडोर्समेंट एंड इंडोर्स की जो है वो आपको समझ जो है वो आ गई है कि इंडोर्समेंट इंक्लूड एंड अप्लाई टू एनी एंट्री इन राइटिंग बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर ऑन ए राइडर और कवरिंग स्लिप टू एनी डॉक्यूमेंट टेंडर फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, बेनिफिट्स टू अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ or permanently fastened to anything attached to earth, hereditary allowance, ठीक है, right to ways, lights, ferries and fisheries but does not include, आगे ये जो है वो एक्सेप्शन है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें जो है वो जो के एक्सप्लेन होनी चाहिए वो कौन सी हो सकती हैं जी। तो इसमें अब जो वर्ड समझने वाला है ना, इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, ये बड़ा इजी, ये समझ आ जाएगी आपको। और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग एंड लैंड अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, हेरिडेटरी अलाउंस। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ रही है ना। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड्स क्या हो सकते हैं, मसलन वो फसलें वहाँ काश्त हो रही हैं, वो ठीक है, वो बेशक आगे जाके इसकी एक्सेप्शन है कि जी वो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन हम जो है वो क्या कहते हैं कि जो भी उससे जो बेनिफिट उससे वसूल हो रहे हैं, मसलन उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, क्लेम उससे हो रहा है, उसको बेनिफिट टू अराइजिंग आउट ऑफ लैंड कहेंगे। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ये क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे, थिंग्स अटैच टू द अर्थ क्या हो गया, जैसे दरख्त हो गए। ठीक है। और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, मसलन वहाँ पे एक मशीन जो है वो वहाँ पे जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है। तो उसको कहेंगे परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू दी अर्थ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेरिडेटरी अलाउंसेस, हेरिडेटरी अलाउंसेस, अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हेरिडेटरी अलाउंसेस क्या चीज़ है। ठीक है। एक्चुअली ये ना हेरिडेटरी अलाउंसेस से मुराद ये है कि वो अलाउंसेस जो हेरिडेटरी का मतलब होता है मरूसी, मरूसी जो नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं चीज़ें, एक कस्टम के तहत जो है वो चल रही होती हैं। तो अगर कोई शख्स जो है इमोल प्रॉपर्टी के में कोई किसी कस्टम के तहत जो है नस्ल दर नस्ल कोई अलाउंसेस जो है आउट ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी वसूल कर रहा है या पे कर रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या भला, हेरिडेटरी अलाउंसेस। और इसकी जो है हम डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं, हेरिडेटरी अलाउंसेस, अलाउंसेस विच आर पेएबल आउट ऑफ द इनकम of land and building and also announces incidental to an hereditary office। hereditary office से क्या मुराद है, जो कि नस्ल दर नस्ल जो है वो चलता आ रहा है। ठीक है। तो वो जो मसलन एक लैंड से जो और या उसकी बिल्डिंग से जो एक अलाउंस जो है जो कि उस हेरिडेटरी ऑफिस के लिए पे किया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हेरिडेटरी अलाउंस कहेंगे। और वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होगा। मतलब ये है कि अगर किसी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है तो उसका मतलब है कि वो हेरिडेटरी अलाउंस की सूरत में राइट या लायबिलिटी जो है वो भी दूसरी पार्टी को जो है वो क्या हो गया है, वो ट्रांसफर हो गया है। ठीक है। अच्छा जी, बट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर्स,
स्टैंडिंग टिम्बर्स क्या है, एक तो होता है ना दरख्त होता है, एक होता है दरख्त सूख गया है ना, अब सिंपल वो लकड़ी रह गई है, तो उसको कहेंगे स्टैंडिंग टिम्बर, टिम्बर ना। ठीक है, बेशक वो काटा नहीं है लेकिन है वो सिंपल। ग्रोइंग क्रॉप्स और वेदर इमीडिएट सीवरेंस देयर टू देयर इफ टेंडेड आर नॉट, चाहे वो फसलें काट दी गई हैं यानी वो उससे अलहदा की गई हैं अर्थ से या नहीं की गई, वो इसमें शामिल होंगी। ठीक है, फ्रूट्स अपाउन अच्छा सॉरी 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 हेरिडेटरी अलाउंसेस, राइट टू वेज, अगर वहाँ से कोई रास्ता गुजर रहा है, लाइट्स। ठीक है, फेरीज, फेरीज जो है ना ये बेसिकली एक किस्म का जो जहाज था, तो अगर कोई राइट ऑफ फेरी अगर कहीं से जो है वो क्या कहते हैं उस फेरी को गुजरने का जो है वो रास्ता है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होगा। ये देखिए आपके सामने ये फेरीज हैं सारे ना, तो वहाँ पे अगर वो वेसल को गुजरने का रास्ता है तो वो भी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, उसमें जो है वो शामिल होगा। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है जी, इधर चला गया वो, सॉरी, अच्छा जी, फेरीज, और फेरीज, और उसके बाद जो है वो इसमें क्या है जी, राइट ऑफ फेरीज एंड जो है वो फिशरी। अच्छा, राइट ऑफ फिशरीज, अच्छा फिशरीज के से क्या मुराद है? फिशरीज से मुराद ये है कि अगर कोई ख़ास एरिया है जो कि फॉर द पर्पस ऑफ फिशरी जो है वहाँ पे मसलन जिसको एक फार्म हाउस कह लें आप, या जहाँ पे मसलन वो मछलियों की अफज़ाइश नस्ल के लिए जो है वो हिस्सा जो है वो मुख्तस किया गया है, तो वो फिशरीज भी जो है वो उसमें जो है वो इमोल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल होंगे, बट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर्स। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। कौन कौन सी? स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये उसकी डेफिनेशन में नहीं है। वेदर इमीडिएट सीवनेस दे टू इंटेंडेड आर नॉट, चाहे अभी वो काटी हैं या नहीं काटी, वो उसकी डेफिनेशन में शामिल नहीं है। ठीक है, fruits abound and juices in trees whether in existence or to grow in future, चाहे फ्रूट्स हो गए, जूस हो गए, चाहे वो इस वक्त मौजूद हैं या नहीं है, वो इमोल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में जो है वो शामिल नहीं होंगे। Machinery embedded in or attached to the earth when dealt with apart from the land। ठीक है, एक मशीनरी, ठीक है, वो हो गई, वो भी जिसको जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी से सेपरेट कंसीडर करेंगे, वो भी उसकी डेफिनेशन में जो है वो शामिल नहीं होंगे। तो हो कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो है वो डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, हाँ, अब है आगे डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है लीज की। लीज इंक्लूड ए काउंटर पार्ट, कबूलियत एंड अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट आर ओकोपाई। ठीक है, तो लीज जो है, देखिए मेरी बात सुने, एक होता है, एक होती है लीज, एक होती है लीज डीड, एक होता है रेंट। जो लीज होता है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ होता है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो मसलन रेंट डीड होती है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी। तो लीज के ऊपर जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और वगैरह अप्लाई होंगे, लेकिन जो रेंट के मैटर होंगे उसके ऊपर जो स्पेशल लॉ है, रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1900 जो है वो 2009 है मेरा ख्याल शायद, वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ये जो लीज की डेफिनेशन है ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हमने देख लिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन उनकी ज़रूरी है, तो उसमें लीज का भी जिक्र आएगा। तो हम इसको जो है वो ज़रा थोड़ा सा इसको डेप्थ के साथ देखेंगे। सबसे पहले ये देखें कि लीज इंक्लूड से क्या मुराद है। लीज इंक्लूड से मुराद ये है कि भाई लीज की डेफिनेशन यहाँ नहीं दी गई, अलबत्ता उसकी जो भी डेफिनेशन है डिक्शनरी में है या किसी भी और लॉ में है, उसमें ये वाली चीज़ें जो हैं
काउंटर पार्ट, कबूलियत और एन अंडरटेकिंग टू कल्टिवेट और ऑक्यूपाई, उसको भी आप शामिल कर लें। ये कह रहा है कौन, ये लीज की डेफिनेशन कह रहा है। अच्छा, लीज क्या होती है? देखो, एक होती है सेल। सेल में क्या होता है? सेल में जितने भी मूल प्रॉपर्टी के राइट होते हैं, राइट ऑफ ऑनरशिप, राइट ऑफ पोजेशन, राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ द पोजेशन, राइट ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ, वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन लीज क्या है? लीज में जो है वो सिर्फ एक वो राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ पोजेशन ट्रांसफर होता है फॉर ए सर्टेन पीरियड और सब्जेक्ट टू रेंट, कि वो उसकी कंसिडरेशन उसमें रेंट पे करेगा। और इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है वो कहाँ पे लिखी हुई है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ठीक है, तो हम वो उसका सेक्शन है 105, हम एक नज़र जो है ना वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको भी देख लेते हैं। ये सेक्शन एक लीज डिफाइंड। A lease of immovable property is a transfer of a right to enjoy such property made for a certain time, express or implied or in perpetuity in consideration of a price paid or promised, or of money, a share of crop, service, or any other thing of the value to be rendered periodically or specific occasion to the transfer by the transferee who accept the transfer on such occasion। बहुत ईजी है, ये लीज की डेफिनेशन है। अच्छा, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसको लेसर कहेंगे, जिसकी फेवर में ट्रांसफर हो रही है राइट ऑफ इंजॉयमेंट, उसको क्या कहेंगे? उसको लेसी कहेंगे। और जो उसमें रेंट तय हो रहा है, प्राइस इज कॉल्ड द प्रीमियम, एंड द मनी सर्विसेज आर अदर थिंग टू बी सो रेंटेड। और अगर वो उसके इवज में, वो लीज के इवज में वो रेंट यानी प्राइस की बजाय मनी सर्विसेज या दूसरी चीज दी गई है, तो उसको बोलेंगे कि वो क्या है? वो रेंट है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 107 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फ्रॉम एनी टर्म एक्सीडिंग 1 year और रिजर्विंग ईयरली रेंट कैन बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। सुन लिया आपने? वो ये कह रहा है कि जो ईयर टू ईयर की होगी, या जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होगी, या जिसमें सालाना जो है वो रेंट आ रहा होगा, वो बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो लीज बनेगी। और यही चीज़ हमने आगे चल के पढ़नी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, और फिर वो सेक्शन 17 में जो है वो लीज का भी जिक्र आएगा। ठीक है। अच्छा जी, ऑल अदर लीज ऑफ इमोबल मे बी मेड ईदर बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब 1 साल से कम की है, ठीक है, वो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल होगी। ठीक है। बस बाकी काफ़ी है। ये थी किसकी डेफिनेशन थी जी? ये थी लीज की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं, इधर आए, लीज इंक्लूड्स ए काउंटर पार्ट। अच्छा, काउंटर पार्ट क्या होता है? ठीक है, मुझे ना इस पे एक ऐसा पैरा मिला है, मैंने वो व्हाट्सएप पे भी, जहाँ हम रोज़ाना डिस्कशन करते हैं, हमने वहाँ पे भी मैंने इसको शेयर किया था कि काउंटर पार्ट लीज क्या होती है। हाँ, ये देखिए, काउंटर पार्ट लीज, अगर आप इस पैरे को पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो कहता है अ लीज इज ऑफन प्रिपेयर्ड इन टू आइडेंटिकल पार्ट्स, द लीज एंड द काउंटर पार्ट, while the lease is executed by the landlord and the counterpart is executed by the tenant. Upon completion, these are exchanged to that such parties has a copy of lease signed by the other in case of any subsequent dispute। देखो, जो वो जो लैंडलॉर्ड है वो लिखेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने इतने रेंट के इव्ज में मैंने ये जो है इतने अरसे के लिए जो है ये टेनर को, यानी ये जो लेसी है इसको मैंने जो है वो दे दी है। ये तो होगी लीज। ठीक है, और वो ये किसको पकड़ाएगा? ये वो उसको टेनेंट को दे देगा कि ये लो साइन उठा करके कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो तुम्हारा होगा। अच्छा, और वो जो टेनेंट है
वो क्या करेगा, वो लिखेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं बतौर लीज ले रहा हूँ इतने अरसे के लिए, और मैं इस अरसे के दौरान किराया भी अदा करूँगा और बाद में ये प्रॉपर्टी जो है वो वापस करने का पाबंद भी होगा। तो फिर वो उसका साइन अंगूठा करके तो वो देगा किसको, लेसर को। तो ये जो टेनेंट ने जो लिखा है डॉक्यूमेंट उसको कहेंगे काउंटर पार्ट। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि लीज इंक्लूड ए काउंटर पार्ट और कबूलियत। अच्छा, इससे क्या मुराद है? अच्छा, कबूलियत क्या चीज़ है? ठीक है, कबूलियत क्या है? कबूलियत, कबूलियत और रेंट नोट इज एन एक्सेप्टेंस from in which a person assent in writing to pay rent assessed upon the land to। ये सिंपल एक नोट है एक कागज के ऊपर, ठीक है, जो कि टेनेंट लिख के देता है कि जी इतना किराया है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इतना किराया जो है इसको जो है वो अदा करूँगा। तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, बेशक ये प्रैक्टिस में नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कबूलियत। ठीक है, लीज इंक्लूड ए काउंटर पार्ट कबूलियत एंड ए अंडरटेकिंग टू कल्टिवेट और ऑक्यूपाई। एक अंडरटेकिंग भी हो सकती है पेज के ऊपर ये लिख के जी कि ये मैं प्रॉपर्टी जो है इसको कल्टीवेट करूँगा, या मैं इसका एज ए लेसी मैं इसका जो है वो पोजेशन ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें किस में शामिल होंगी, ये लीज की डेफिनेशन में जो है वो शामिल होंगी। ठीक है, उसके बाद है माइनर मीन ए पर्सन who according to the person law to which he is subject has not attained the majority। ठीक है, movable property means property of every description except immovable property। representative includes the guardian of the minor and the community or other legal curator of a lunatic or idiot। बड़ा सिंपल है कि वो कह रहा है एक रिप्रेजेंटेटिव की जो डेफिनेशन है उसमें जो है वो गार्डियन ऑफ माइनर भी शामिल होगा, ठीक है, और एक लुनाटिक या इडियट का जो लीगल कुरेटर होगा, जो भी या कमेटी जो अपॉइंट हुई होगी वो भी उसमें ये शामिल होगी। अब मुझे पता है कि जब एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा तो वो कहता है कि या तो वो एग्जीक्यूटर खुद आए या उसका रिप्रेजेंटेटर भी आ सकता है। तो फिर रिप्रेजेंटेटर से मुराद वो माइनर का गार्डियन भी उसके बिहाफ पे आके वो रजिस्ट्री वगैरह जो है वो करवा सकता है। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 1 जो है जो कि डेफिनेशन के बारे में था उसको मैंने किया और मैंने अपनी तसल्ली की कि मैं आपको हर लिहाज से जो है वो चीज़ जो है वो आपको समझाऊं। अब हम आगे चलते हैं उसमें जो हम पढ़ रहे थे कि अब हम चलते हैं पार्ट 1 प्रीलिमिनरी हमने कर लिया। अब पार्ट 2 है ऑफ द रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट। वो जो हमने कहा था रजिस्ट्रार का ऑफिस कैसे बनता है, क्या करते हैं, वो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 16 तक जो है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि हम थारोली पढ़ रहे हैं तो हम इसको एक नज़र जो है वो देखेंगे। और इसके साथ जो 1929 के रूल्स हैं वो बड़े लंबे चौड़े लिखे हुए हैं, अगर आप में से वो आपके सब्जेक्ट में शामिल नहीं है और वो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और लेकिन फिर भी अगर कोई प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ना चाहे तो उसको आप जो है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जी पार्ट 2 क्या कहता है। पार्ट 2 of the registration establishment. Inspector General of the registration. The provincial government shall appoint an office to be Inspector General of registration for the territory subject to such government। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी और वो अथॉरिटी का नाम होगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। और वो किन टेरिटरीज की होगी, जो वो गवर्नमेंट जो उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आ रही होगी। ठीक है, उस टेरिटरी वो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी। Provided that the provincial government may instead of making such appointment direct that any all or any of the powers and duties herein conferred and imposed upon the inspector general shall be exercised or performed by any such officer and within such local limit as the provincial government point to this behalf। वो ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है वो बंदा जो है उसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंट किया जाए। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ऑलरेडी ऑफिसर को जो है
वो पावर्स दे सकती है इंस्पेक्टर जनरल की, ठीक है। तो वो ये वाला इंस्पेक्टर जनरल का, जिसको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। तो एक्स ऑफिशियो इंस्पेक्टर जनरल भी हो सकता है। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ना, ये जो लैंड रिकॉर्ड का जो है ना वो हेड, वो उसको कंफर की गई है ये पावर इंस्पेक्टर जनरल की। इस वक्त वो ये पावर जो है वो एक्सरसाइज करता है, ठीक है। अच्छा जी। एंड इंस्पेक्टर जनरल मे होल्ड simultaneously any other office। अच्छा, मैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग सर डायरेक्ट दैट ऑल आर एनी ऑफ द पावर ड्यूटी एंड कंफर्ड upon the inspector general shall be except performed by such officer or officer, ये आ गया। any inspector may hold simultaneously any other office in the service of the state, ठीक है। वो कोई सर्विस ऑफ द स्टेट यानी वो कोई सर्विस ऑफ स्टेट में दूसरा कोई दूसरा ओहदा भी साथ जो है वो उसको क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन फॉर द पर्पज दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट एंड शैल प्रिस्क्राइब एंड मे अल्टर द लिमिट्स ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अंडर दिस सेक्शन टुगेदर विद द लिमिट देयर ऑफ एंड एवरी अल्टरेशन ऑफ सच शैल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। यानी एक डिस्ट्रिक्ट की लिमिट कहाँ तक है, ठीक है, बल्कि उसका एक बकायदा निशान भी लगाया जाता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अच्छा, एवरी सच अल्टरेशन शैल टेक इफेक्ट ऑन सच डे आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एज इज देयर मेंशन। और वो उस दिन से अल्टरेशन मानी जाएगी जिस दिन से उसका नोटिफिकेशन होगा। रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार्स, अब ये आ गया कि रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार किस प्रोविजन के तहत अपॉइंट होते हैं, सेक्शन 6 के तहत। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्सन वेदर पब्लिक ऑफिसर आर नॉट एज इट थिंक प्रॉपर to be the registrar of several districts and to be the sub registrar of several sub districts formed at for satisfactorily। देखें मेरी बात सुनिए, हमें पता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी तहसीलें होती हैं, तो यहाँ पे वो जो तहसील है उसको सब डिस्ट्रिक्ट कह रहा है, और ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कौन कवर करेगा, उसको रजिस्ट्रार कवर करेगा जो हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। और बल्कि हेडक्वार्टर क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट को। और जो सब रजिस्ट्रार होगा उसकी जुरिडिक्शन क्या होगी, सिर्फ वो तहसील होगी। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रार जो है वो इवन सब रजिस्ट्रार के एरिए की रजिस्ट्री भी, यानी वहाँ पे भी वो अपनी पावर को जो है वो एक्सरसाइज जो है वो कर सकता है। तो ये सेक्शन 6 की समझ आ गई। Offices of registrar and sub-registrar. The provincial government shall establish in every district and office an office to be styled the office of the registrar, and every sub district and office or officer to be styled the name office of the sub registrar or office of the joint sub registrar, ठीक है। The provincial government may amalgamate with any office of the registrar any office of a sub registrar subordinate to such registrar and may authorize any sub registrar whose office has been so amalgamated to exercise and perform in addition to his own powers and duties all or any of the powers of duty of the registrar to whom he is subordinate। लो जी, amalgamate का मतलब होता है जिम कर देना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक रजिस्ट्रार के ऑफिस को, ठीक है, एक सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जिम कर सकती है, तो वो दोनों का एक ही ऑफिस बना दे। और फिर वो सब रजिस्ट्रार को ऑथोराइज भी कर सकती है कि तुम अब रजिस्ट्रार की पावर जो है उसको क्या कर लो, एक्सरसाइज कर लो। ये सब सेक्शन 2 कह रहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत ईजी है, इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ जल्दी से। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथोराइजेशन शैल बी enable a sub registrar to hear an appeal against an order passed by himself under this act। देखिए ना, सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील जाती है रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो अब कहीं ये ना हो कि सब रजिस्ट्रार चूंकि रजिस्ट्रार की पावर भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो पहले वो एज ए सब रजिस्ट्रार एक ऑर्डर कर दे और फिर अपील में कहे जी मैं रजिस्ट्रार भी हूँ, अब अपील भी मैंने सुननी है। ऐसे नहीं होगा। Inspector of Registration Office. The provincial government may also appoint officers to be called Inspector of Registration Office and may be prescribe the duties of such officers। देखें,
हर डिपार्टमेंट के ऊपर ना चेक एंड बैलेंस के लिए एक मॉनिटरी डिपार्टमेंट जो है वो ज़रूर होता है, ठीक है। जैसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के ऊपर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन या इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, इसी तरह ये जो रजिस्ट्रार्स के जो ऑफिस हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए जो है वो क्या है, इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो जाके वहाँ पे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, जाके रिकॉर्ड वगैरह को चेक करेंगे, ठीक है। Every such inspector shall be subordinate to inspector general. आगे है जी एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस, ठीक है। एब्सेंस से मुराद क्या है? एब्सेंस से मुराद है कि वो कुछ अरसे के लिए यानी लीव पे चला गया है, और वैकेंसी से क्या मुराद है कि वो जगह ही, उसका ऑफिस ही खाली हो गया। When any registrar is absent otherwise than on duty in his district, or when his office is temporarily vacant, any person whom the Inspector General appoint in this behalf, or in default of such appointment, the judge and district judge court within local level the registrar office is situated shall be the registrar during such absence or until the provincial government fill up the vacancy। वो ये कहता है कि अगर किसी वजह से, एक तो होता है ना वैसे वो छुट्टी पे चला गया, नहीं, वैसे वो कुछ अरसे के लिए मतलब बैरून मुल्क चला गया है, ठीक है, या किसी वजह से टेम्परेरीली उसकी जो सीट है वो क्या हो गई है, वेकेंट हो गई है, तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में जिस बंदे को इंस्पेक्टर जनरल कह देगा वो एज ए रजिस्ट्रार उस डिस्ट्रिक्ट में अपनी पावर्स को क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। और अगर ऐसे भी नहीं हुआ तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट का जो जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिसमें हमने पढ़ा था हाई कोर्ट का जज भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में शामिल है, ठीक है, तो जहाँ जिसकी जुरिडिक्शन में वो रजिस्ट्रार का ऑफिस आता है, वो रजिस्ट्रार की पावर जो है उसको एक्सरसाइज करेगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, हो के आपको समझ आ गई। अच्छा, ये एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट, when any registrar is absent from his office on duty in his district, he may appoint any sub registrar or other person in his district to perform during such absence all the duties of registrar except those mentioned in section 68 and 72। 68 and 72 को भी देखेंगे। अच्छा बच्चों, इंडेक्स तो आप साथ के साथ बना रहे होंगे, अब ये फर्क समझें, सेक्शन 10 और 11 में क्या फ़र्क है। देखें, वो कहता है यार आज मुझे बुखार है, मैं नहीं आ रहा, रजिस्ट्रार कह रहा है आज मैं नहीं आ रहा, तो फिर सेक्शन 11 अप्लाई होगा और उसकी पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, सब रजिस्ट्रार एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो फर्ज करें कि वो कह रहा है जी कि लॉन्ग लीव पे चला गया है या वो बैरून मुल्क चला गया है, तो अब वो जो है वो क्या कहते हैं, या वो बहुत शदीद बीमार हो गया है और पता नहीं वो वापस कब आएगा, ठीक है, तो उसका जो ऑफिस है वो टेम्परेरीली क्या हो गया, वेकेंट हो गया, तो उस वक्त सेक्शन 10 जो है वो अप्लाई होगा। अच्छा, जो रूल हमने ऊपर पढ़ा है सेक्शन 10 11 वो रजिस्ट्रार के लिए था, अब सेक्शन 12 जो है वो सब रजिस्ट्रार के लिए। Absence of sub registrar or vacancy in his office, when any sub registrar is absent or when his office is temporarily vacant, any person whom the registrar of the district appoint in this behalf shall be sub registrar during such absence or until the vacancy is filled up। तो जी जिसको वो अपॉइंट कर दे रजिस्ट्रार, वो सब रजिस्ट्रार की मौजूदगी में क्या करेगा, वो पावर्स एक्सरसाइज करेगा। द रिपोर्ट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 10 11 12 10, ठीक है, 11 12, तो all appointment made under section 10 11 12 shall be reported to the provincial government by inspector general। such report shall be either special or general as the provincial government direct, ठीक है। अच्छा, अब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिस, यानी अब वो बिल्डिंग भी तो बननी है ना। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अलाउ प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट फॉर सेवरल ऑफिसेज अंडर दिस एक्ट। seal of the registering officer, the several registrars and sub registrars shall use a seal bearing the following inscription in English and in such other language as the provincial government may direct। the seal of the registrar और सब रजिस्ट्रार, ये किसकी बात हो रही है, स्टैंप की बात हो रही है। ये देखें, ये लगी हुई, ये स्टैंप लगी हुई, सब रजिस्ट्रार कोट राधा किशन,
ठीक है, इसकी बात हो रही है। अच्छा जी, अब है रजिस्टर बुक्स एंड फायर प्रूफ बॉक्सेस। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ एवरी रजिस्टरिंग ऑफिसर द बुक्स नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। वो बुक्स मैंने आपको रजिस्टरिंग ऑफिसर द बुक्स नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वो मैंने आपको बताया, 4 किस्म की बुक्स होती हैं, वो आगे चल के भी हम पढ़ेंगे। The book so provided shall contain the form from time to time prescribed by the Inspector General with the sanction of the provincial government, and the pages of such book shall be consecutive numbered in print, and the number of pages in each book shall be certified on the title page by the officer by whom such books are issued। बच्चों मेरी एक बात सुनो, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो क्या करे कि वो जो बदनीयत हो सब रजिस्ट्रार या उसका जो मुहर्रर है वो क्या करे कि वो अपनी मर्जी के पेजेस लगाई जाए एक बुक के अंदर और निकाली जाए। कितना फ्रॉड करना कितना आसान है कि पेजेस लगा दिए और पेजेस निकाल दिए। लेकिन अगर एक उसको वो बुक प्रोवाइड करने वाला उसके पहले पेज के ऊपर लिखे, हर पेज के ऊपर नंबर लगा दे और फिर पहले पेज के ऊपर लिखे कि इसमें टोटल इतने पेजेस हैं, और नीचे वो क्या कर दे अपने साइन कर दे। ठीक है, तो अब क्या होगा, पेज नंबर भी उसने खुद लगाए हैं और उसने ये भी बता दिया है कि इसमें 100 पेज है। ठीक है, तो अब कोई हैंकी फैंकी नहीं कर सकेगा क्योंकि उसने इंडेक्स भी पेज नंबर भी अपने हाथ से लिखा है या प्रिंटेड फॉर्म में दिया है, और उसने इसके अलावा जो है वो जो है वो पेज नंबर भी खुद दिया है, और फिर उसने उसकी टोटल पेजेस भी जो है वो गिने। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। द बुक सो प्रोवाइडेड शैल कंटेन द फॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम prescribed by the inspector general with the sanction of provincial government, and pages of such book shall be consecutively numbered in print, and the number of pages printed होंगे, number of pages in each book shall be certified on the title page by the officer by whom such books are issued। होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, कि ये क्यों जो है वो ये क्यों उसका एक तरफ से सर्टिफाइड करना जो है इसका ज़रूरी है। अच्छा, मैं वो जब वहाँ पे गया सब रजिस्ट्रार के ऑफिस, तो मैंने वहाँ से वो जो ये कुछ आपके लिए स्पेसिमन लिए। अब ये एक इंडेक्स रजिस्टर है, तो आप देखिए इसके ऊपर उसने हर पेज को सर्टिफाइड किया हुआ है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार। क्यों? ताकि कोई इसमें हैंकी फैंकी ना कर सके। और आपने देखा है ये प्रिंटेड फॉर्म में है। ठीक है, ये एक इंडेक्स रजिस्टर है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और जो वो होता है रजिस्टर होता है, अ, यानी वो बुक, ये मेरे ख्याल ये बई नंबर 1 है, वो बुक नंबर 1 नहीं, ये भी इंडेक्स रजिस्टर है। ठीक है, वो